यह कहानी हमसे अनुज ने शेयर की है और जो सब आप आगे सुनने वाले हो वो सब अनुज के साथ हुआ था जब वो लद्दाख के एक हाई अल्टीट्यूड वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन में काम कर रहा था। उस स्टेशन पे अनुज रहता था जो एक टेक्नीशियन था। रघु सर रहते थे जो सीनियर ऑब्जर्वर थे और एक ताशी भी था जो एक लोकल ऑब्जर्वर था। यह जगह इतनी आइसोलेटेड थी कि आसपास सिर्फ बर्फ, पत्थर और तेज हवाएं थी। मोबाइल नेटवर्क भी बिल्कुल जीरो था। सिर्फ रेडियो और इमरजेंसी के लिए सैटेलाइट फोन रहते थे। उनका रहना, खाना, सब कुछ स्टेशन के अंदर ही होता था। मॉनिटरिंग कैबिन अलग था और उनका लिविंग क्वार्टर थोड़ा सा दूर। रोज टेम्परेचर रीडिंग, विंड स्पीड और प्रेशर लॉक्स रिकॉर्ड करना। अनुज का रूम एक सिंगल रूम मॉनिटरिंग यूनिट था। उसमें एक बड़ी सी विंडो भी थी, लेकिन वो स्पेशल इंसुलेटेड मिरर ग्लास की बनी थी ताकि बाहर जो ठंडी हवा चल रही है उसका जरा सा भी असर अनुज के रूम तक न आ पाए। और यह विंडो सिर्फ रोशनी के लिए बनी थी। कैबिन के अंदर मॉनिटर्स और इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे जो लगातार डाटा शो कर रहे थे। स्टेशन का मेन एंटीना सबसे ऊपर लगा था जहां से सिग्नल आता था। वही डाटा कैबिन में रिसीव भी होता था और यहीं से ट्रांसमिट भी होता था। सब कुछ सिस्टम के हिसाब से चल रहा था। कम से कम शुरू में तो सबको यही लग रहा था, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। लगभग 1 महीना हो चुका था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अनुज की जो पहले शिफ्टिंग होती थी वो डे की थी, लेकिन अब वो डे से नाइट में शिफ्ट हो जाती है। अब लद्दाख की रात काफी सुनसान होती है और विंटर में तो माहौल और भी ज्यादा खौफनाक लगने लगता है। ड्राई हवा, तेज सरसर करती हुई आंधी और चारों तरफ अंधेरा। स्टेशन के बाहर अगर देखो तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और सिर्फ खामोशी दिखाई देती है। शुरू के कुछ दिन रात में तो सब नॉर्मल था। एक रात अनुज अपने कैबिन में बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी रेडियो में हल्की सी ग्लिच सी आवाज सुनाई देती है। उसने सोचा शायद सिग्नल डिस्टरबेंस होगा, लेकिन ग्लिच के बीच में एक हल्की सी आवाज निकली, लगा ठंडे से दुख। इसका मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अनुज एकदम से फ्रीज हो जाता है। अब अनुज वहाँ रहते रहते उसने थोड़ी बहुत यह भाषा सीख ली थी, इसलिए उसको इस लाइन का हल्का फुल्का मतलब समझ आ गया। अब वो तुरंत रेडियो के पास भागता है, यह देखने के लिए कि क्या कोई सच में उसे पुकार रहा है या फिर ये सब उसका वहम है। वो करीबन 10 मिनट तक वहाँ पर खड़ा भी रहता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब अनुज खुद को समझाता है कि शायद नींद न आने की वजह से वो खुद को हेलुसिनेट कर रहा है। वो कॉफी मशीन की तरफ जाता है। जैसे ही उसने कॉफी मशीन स्टार्ट किया, वहाँ से फिर ग्लिच हुआ और इस बार आवाज बिल्कुल क्लियर थी। नगारोक्स, क्या नाम, मतलब कि मुझे बचा लो। इस बार अनुज बिल्कुल होश में था और सबसे डरावनी बात थी कि यह कोई नॉर्मल रेडियो नहीं थी। आसपास ऐसी रैंडमली कोई भी फ्रीक्वेंसी पकड़ ले। यह एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन रेडियो था जो सिर्फ मेन स्टेशन से कांटेक्ट और डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता था। इसमें बीच में किसी के रैंडम मैसेज आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। अनुज एकदम शॉक में था और वो बस रेडियो को घूर रहा था। तभी उसे कॉफी मशीन से आवाज आती है। क्लिक की कॉफी रेडी हो चुकी थी। जैसे ही अनुज मुड़कर कप लेने गया, उसकी नजर कैबिन के विंडो पे पड़ती है और जैसे ही अनुज की नजर उस विंडो पे पड़ती है, अनुज का तो खून जम जाता है। विंडोज के रिफ्लेक्शंस में उसको एक लड़का दिखता है, बस 1 सेकेंड के लिए। उसकी बॉडी अजीब तरीके से शिफ्ट थी, जैसे अभी अभी किसी कोल्ड स्टोरेज से निकला हो। उसकी स्किन काफी ज्यादा सफेद लग रही थी और वो लड़का सीधा सीधा अनुज को घूर रहा था। अनुज ने तो डर के मारे जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, विंडो के पास कोई नहीं था। और उस रात के बाद अनुज एकदम डर जाता है। पूरी रात उसने हनुमान चालीसा लूप में चलाया और बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। बस वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह होते ही उसने सुपरवाइजर से बात की और रिक्वेस्ट की कि उसकी शिफ्ट को वापिस रात की जगह मॉर्निंग में कर दिया जाए। अब अनुज सुपरवाइजर को ये सारी चीजें नहीं बताता, ना वो रेडियो वाली बात, ना वो विंडो के बाहर लड़के का दिखना, कुछ भी नहीं बताता। सुपरवाइजर बोलते हैं कि यार देख अनुज, सिर्फ तेरी शिफ्ट चेंज करने के लिए मैं पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा और सबकी शिफ्ट भी चेंज करनी पड़ेगी, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि तेरे को 1 महीने नाइट शिफ्ट दी थी, उसकी जगह तू 15 दिन नाइट शिफ्ट कर ले और उसके बाद हम तेरी शिफ्ट मॉर्निंग में कर देंगे। अनुज भी इस बात को समझ रहा था, तो बोलता है ठीक है, मुझे अब 14 रातें निकालनी है, कैसे भी करके कर लूंगा। अब अनुज ताशी से, जो कि वहाँ का लोकल हेल्पर था, उससे थोड़ी सी मदद मांगता है
बोलता है कि यार उस रात बहुत बोरिंग सा हो जाता है, तुम मेरे साथ रुक सकता है क्या, मैं तुझे रुकने के पैसे भी दूंगा। तासी पैसे देने के लिए मना कर देता है और उसके साथ रुकने के लिए हाँ कर देता है। और तासी के हाँ करते ही अनुज को थोड़ा रिलीफ फील होता है। अगली रात दोनों साथ थे। दिन में अनुज ने पूरा रेस्ट किया था। रात को दोनों कैबिन में बैठकर बात कर रहे थे। तासी अपने गांव की कहानियां सुना रहा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। करीब 1 घंटे के बाद अनुज को वॉशरूम जाना था, लेकिन तासी पहले से ही अंदर था। अनुज सोचता है कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर थोड़ी फ्रेश हवा ली जाए और वह बाहर निकल पड़ता है। पिछली रात की सारी बातें उसके दिमाग से निकल चुकी थी। बाहर निकलकर वो सिगरेट जलाता है और ठंडी हवा में बस खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से उसके पूरे बदन में एक अजीब सी शिवरिंग सी होती है, जैसे कि मानो बगल से कोई एकदम से निकल गया हो। हवा एकदम से उसको ठंडी लगने लगी। पहले भी ठंडी थी, लेकिन अब यह हवा उसे चुभ रही थी। और फिर अनुज को एक अजीब सी स्मेल आती है, कुछ बहुत ज्यादा सड़ने की स्मेल। अनुज ने यहाँ वहाँ जाकर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अनुज अंदर जाने लगा तो अचानक उसका पैर एक ऐसी चीज पर टकराता है और अनुज को ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि मानो उसने किसी हाथ के ऊपर अपना पैर रख दिया है। अनुज का दिल एकदम से बहुत तेज धड़कने लगा और अचानक से अनुज अपना पैर हटाता है और जब वह पैर हटाता है तो नीचे देखता है और नीचे असल में एक कटा हुआ हाथ था। अनुज बहुत जोर से चिल्लाता है, भागते हुए सीधा अंदर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन भागते भागते उसका पैर जरा सा फिसल जाता है और अनुज नीचे गिर जाता है। और तभी तासी अनुज की आवाज सुनकर आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अनुज ने हिचकिचाते हुए बताया कि वहाँ उसने किसी का हाथ देखा। तासी टॉर्च उठाता है और वहाँ जाकर सारी जगह चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अनुज भी तासी के साथ वहीं जाकर दिखता है। अनुज भी तासी के साथ वहीं जाकर दिखाता है कि देख यही है, लेकिन जब अनुज नीचे की साइड दिखाता है तो नीचे कुछ नहीं होता है। और फिर अनुज को वह अजीब सी शिविंग दोबारा महसूस होती है। साथ ही किसी के तेज सांसों की आवाज भी सुनाई देती है और जैसे ही वह तासी को देखता है उसकी आंखें मानो फटी की फटी रह जाती हैं। तासी का चेहरा अचानक से बदल चुका था। इनफैक्ट पिछली रात उसने किसी लड़के को देखा था जो कि विंडो के बाहर उसे देख रहा था। सेम टू सेम तासी का चेहरा भी अब उसके जैसा हो गया था, एकदम सफेद, स्टीफ और ऐसा लग रहा था कि मानो कोल्ड स्टोरेज के अंदर पता नहीं कितने घंटे तक रखा हुआ हो। अनुज की बॉडी वहीं फ्रीज हो जाती है। ना वो चिल्ला पाता है और ना तासी को पुकार पाता है, ना ही वहाँ से वो भाग पाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो अनुज की बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं है और तासी धीरे धीरे अनुज की तरफ बढ़ रहा था। अनुज के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि अब मैं मरा। लेकिन तभी अचानक से जैसे मानो अनुज का कंट्रोल वापस अपनी बॉडी पे आ गया हो। वह तुरंत वहाँ से हिलकर तासी को जोर से चाटा मारता है। चाटा पड़ते ही तासी एकदम से होश में आ जाता है, जैसे कि मानो किसी हिप्नोसिस को एकदम से जगा दिया हो। वो अनुज को पूछता है कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आ गया और मैं ये क्या कर रहा हूँ। अनुज तासी को कुछ समझा नहीं पा रहा था। इनफैक्ट अनुज को भी तासी से डर लगने लगा था। दोनों वापस अपने रूम के अंदर जाते हैं और एक कोने में खड़े हो जाते हैं। अनुज तासी को घूरते जा रहा है। उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तासी नॉर्मल हो चुका है। शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी डर था कि वापस से तासी पहले जैसा ना हो जाए। और फिर अनुज ने हनुमान चालीसा को लूप में चला दिया। वह उसी को सुनते हुए आधी नींद में था। तभी तासी स्मोक करने के लिए बाहर गया। अनुज वहीं कैबिन में बैठा था और उसकी नजर तासी पे पड़ी, लेकिन फिर उसकी नजर वहाँ खड़े एक लड़के के ऊपर जाती है। वो लड़का तासी के बगल में ही खड़ा था। अनुज का दिल तो वहीं थम जाता है। 2 मिनट के लिए उसके दिमाग में क्वेश्चन भी आते हैं कि इतनी रात को इतने ठंड में यह लड़का आखिर कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। अनुज ने सोचा कि वो शायद खड़ा हुआ लड़का तासी का दोस्त होगा। अनुज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी बुक निकालता है और उसे पढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी उसके बगल से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आती है। कोई धीरे से कह रहा था अनुज अनुज। आवाज और कहीं से नहीं आ रही थी, सिर्फ अनुज के बगल से आ रही थी। वो अपने इधर उधर हर जगह देखता है, सोचता है कि शायद तासी होगा, लेकिन उसने देखा कि तासी तो अभी भी बाहर खड़े होकर स्मोक कर रहा है और वो लड़का अभी भी तासी के बगल में खड़ा है। अनुज ने तासी को बुलाने की कोशिश की। जब वह बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तब अचानक से गेट खुद बंद हो जाता है। अनुज जाके गेट खोलने की कोशिश करता है, बट ऐसा लग रहा था जैसे मानो बाहर से कुंडी लगा दी गई हो। अब सिर्फ एक ही विंडो थी जिसके थ्रू वो तासी को देख पा रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि वो विंडो सिर्फ बाहर देखने के लिए थी। उधर से कोई भी इंसानी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। अनुज चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, विंडो पे नॉक करने की कोशिश करता है, तासी को बुलाने की कोशिश करता है,
बट ताशी को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अनुज विंडो के पास खड़ा हो जाता है, यह सोचते हुए कि ताशी एक बार तो जरूर मुड़ेगा और जैसे ही मुड़ेगा अनुज उसे अंदर बुला देगा। लेकिन तभी जो लड़का ताशी के बगल में था वह अपनी गर्दन धीरे धीरे रोटेट करता है और एक बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल पास करता है। अचानक से अनुज की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि मानो उसके शरीर को फाड़ के उसका दिल बाहर आ जाएगा। अनुज को पता ही नहीं चलता कि कब उसके सर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है, कब उसके अजीब अजीब धुंधलापन सा दिखने लगता है और कब अनुज बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब अनुज की आंखें खुली तो सुपरवाइजर वहीं खड़े थे। उसने अनुज को उठाया और पूछा कि वह क्या कर रहा था। सुपरवाइजर ने बताया कि सुबह आकर देखा तो गेट खुला था। अनुज सुपरवाइजर को देखता है तब उसे रात वाला पूरी सीन याद आ जाता है। अनुज थोड़ा सा डरते हुए बौखलाहट में पूछता है कि ताशी कहाँ पर है। फिर सुपरवाइजर बोलता है कि ताशी तो 2 दिन पहले अपने गांव छुट्टी लेकर चला गया था, वो अभी भी अपने गांव में ही है, अभी तक वापस नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? अनुज यह सुनकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अगर ताशी गांव गया हुआ था तो पिछली रात जो अनुज के साथ था वो कौन था? उसका सर घूमने लगा, घबराहट से उसका बीपी 60-40 तक गिर गया था। सुपरवाइजर ने हेल्प के लिए स्टेशन से लोग बुलाए और अनुज को नीचे बेस स्टेशन पर ले गए। सबको लगा कि एक्सट्रीम ठंड या नाइट शिफ्ट की वजह से अनुज के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अनुज जानता था ये असली रीजन क्या था। उसने यह बात किसी से नहीं बताई। अनुज की जगह जब किसी और लड़के को वहाँ पर रखा गया और अनुज को बेस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। अब काम करने की सैलरी थोड़ी कम है लेकिन अनुज को यह मंजूर है। अब अनुज की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी तो वह अपना सामान लेने के लिए वापस ऊपर वाले कैबिन में गया था जहाँ उसका रूम था। वहाँ जाके उसने सुपरवाइजर को सारी बात बताई और तब सुपरवाइजर ने भी कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। फिर एक मुस्कुराहट के साथ बोला, यहाँ कई सारे लोग एक्सट्रीम ठंड में दफन है। यह जो तुम बर्फ की लेयर्स देख रहे हो इनके नीचे कितनी बॉडी दफन हुई है हम भी नहीं जानते, और इसलिए तुम्हें जो एक्सपीरियंस हुआ था वैसे एक्सपीरियंस होना यहाँ पे कोई रेयर बात नहीं है। सुपरवाइजर ने बताया कि जब भी मैं अपने टाइम में यहाँ ड्यूटी किया था तो मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है और जो मेरे दोस्त थे उन सब ने भी, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस था, सबकी अलग अलग कहानी थी। बट तुम टेंशन ना लो, बस चिल करो। सुपरवाइजर के पास बस चिल करो बोलने के अलावा कोई खास सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन अनुज अंदर ही सोच रहा था कि जो सब उसने एक्सपीरियंस किया है, जो सब उसने देखा है, उसके बाद कोई चिल कैसे कर सकता है? इनफैक्ट कोई चिल करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? और इसी के साथ अनुज की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अनुज अभी भी वहाँ पे काम करता है। हाल फिलहाल में उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है दोबारा। इनफैक्ट यह जो इंसिडेंट हुआ था यह भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।